किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। विरासत की कहानी कुछ ऐसी है, एक व्यक्ति जब पिता की भूमिका में आता है, अपना पूरा का पूरा जीवन अपने बच्चों के भरण पालन पोषण में लगा देता है, और जब वो मरता है तो मरने के बाद अपने जीवन में जो भी कमाया, अपने जीवन में खुद पर कुछ खर्च नहीं किया, बस अपने बच्चों के लिए जीवन दिया। मरने के बाद जो संपत्ति उसने जुटाई, उस पर भी अपने बच्चों का बराबर का अधिकार छोड़ के जाता है। लेकिन हाल ही में अभी भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनावों में अलग अलग सरकारें अलग अलग बयानबाजी कर रही हैं। भारत में दो बड़ी विपक्षी दो पार्टियां, एक तो कांग्रेस जो विपक्ष में है और भाजपा जो सत्ता पक्ष में है। यहाँ एक मामला गरमा गया है विरासत टैक्स को लेकर के। हम सभी बच्चों को एक बात समझनी है, हम पॉलिटिकली चीज़ों में से भी केवल वही चीज़ निकालें जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजनीतिक बयानबाजियाँ खूब होंगी, लेकिन क्या सही है, क्या हमारी परीक्षा के लिए सही है, हम उस पर विशेष ध्यान दें। विरासत टैक्स की कहानी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, एक व्यक्ति जिसका नाम है पित्रोदा, और पित्रोदा ने क्या कहा, पित्रोदा ने कोई भारत से बाहर अमेरिका में एक बयान दे दिया विरासत टैक्स को लेकर के। हम ये जानेंगे कि विरासत टैक्स है क्या, विरासत कर क्या है, और इस कर को आज ये शुरू होने की बात हो रही है या पहले से विरासत कर चलता था भारत में, या पूरे विश्व भर में किन किन देशों में विरासत कर लिया जाता है। नंबर एक, ये तो हमारी परीक्षा के लिए इस विरासत कर की पृष्ठभूमि है। लिया जाता है तो कितना लिया जाता है। दूसरी बात, इस विरासत कर की प्रक्रिया क्या है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, और हमें जो बताया जा रहा है टीवी चैनलों में वो सही है या गलत, इसका हम एनालिसिस करेंगे। जैसे ही पित्रोदा ने विरासत कर की बात कही, तो इस विरासत कर को हाल ही में प्रेजेंट किया जा रहा है पूरे देश में कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ करके, कि उन्होंने न्याय पत्र की बात कही। न्याय पत्र में कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ये कहती है कि हम न्याय करेंगे, जब हमारी सरकार बनेगी हम जो असमान वितरण है संसाधनों का, उसका समान वितरण की ओर काम करेंगे। दूसरा, कांग्रेस ने उसमें न्याय की बात कही, महिलाओं, बेरोजगारों और युवाओं को लेकर के, सभी वर्गों को, किसानों, सबको लेकर के। इसी बीच जब ये विरासत कर की बात चली तो कहाँ हमारे माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो चुप रहने वाले थे। उन्होंने विरासत कर को निकाल करके उसकी नई परिभाषा पेश कर दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो आपको लूटना चाहती है। विरासत कर की परिभाषा बताने के बजाय, विरासत कर को प्रस्तुत करने के बजाय उन्होंने एक नए तरीके से इस बात को पेश किया कि लूटना चाहती है। नए नए बयानबाजियां हुई कि कांग्रेस का नारा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। ये सब बयानबाजी है, इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है कि कैसे शुरुआत हुई, क्या भारत में विरासत कर चलता है, विरासत कर जैसे ही और कोई कर भी भारत में है क्या, हमें ये देखना है तो क्या आज भी वो जिंदा हैं या उन करों को खत्म कर दिया गया है, ये देखना है। चलिए, मुझे लगता है कि आप ये बात मेरी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि विरासत कर की जो कक्षा है, ये पूरी की पूरी कक्षा कई चरणों में आ सकती है। क्यों? अभी पॉलिटिकली बयानबाजियां चल रही हैं, तो क्या क्या नई बातें आएंगी वो नई वीडियोज़ में देखेंगे। अभी हाल ही में यूपीएससी के लिए ये कहाँ पर आता है वो देखना जरूरी है। कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए। देखिए, सबसे पहले विरासत कर, ये हमसे कहाँ कहाँ पूछा जा सकता है। एक तो विरासत कर हमसे पूछ सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा और अनुच्छेद 39B। ये दो चीज़ें प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो विरासत कर और दूसरा हमसे पूछा जाए तो अनुच्छेद 39B, ये महत्वपूर्ण है। ये दो बातें प्रारंभिक परीक्षा के लिए। दूसरा, मुख्य परीक्षा में क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है इस टॉपिक से संबंधित। देखिए, एक तो विरासत कर, दूसरा संपत्ति का कर जो है, तीसरा भारतीय समाज से जुड़ी हुई चीजें, चौथा अर्थव्यवस्था, प्रशासन, भारतीय कर प्रणाली। ये हमसे पूछी जा सकती है। अब इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं विरासत कर। देखिए, विरासत कर क्या है हमें ये समझना होगा। आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, हम विरासत कर की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा है विरासत कर क्या है। देखो, नंबर 1 पॉइंट,
विरासत कर में मिली संपत्तियों के प्राप्तकर्ताओं पर लगाया जाने वाला कर। पहले समझते हैं विरासत क्या है। हमारे पिताजी जो भी पूंजी जमा करते हैं, जमा करने का जो मकान, दुकान, घर, जेवर, पैसा अपने पास इकट्ठा करते हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहें तो वो जो संपत्ति हमें मिलेगी वो क्या है? विरासत। यहाँ पहले पॉइंट में स्पष्ट कर दिया गया है कि विरासत जो कर है वो प्राप्तकर्ता पर लगाया जाता है। नंबर एक बात, ये बात समझ लेना परीक्षा की दृष्टि से कि विरासत कर लगाया जाता है जिसकी संपत्ति है उस पर, या जो प्राप्त करता है उस पर। किस पर लगाया गया है? प्राप्तकर्ता पर। नंबर एक बात। नंबर दो, विरासत कर का उद्देश्य सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। पहली बात, विरासत कर का उद्देश्य क्या है? कि विरासत कर सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करना है और धन का पुनर्वितरण। पुनर्वितरण मतलब यहाँ पूरे विश्व में दो विचारधाराएं, एक तो पूंजीवादी और एक साम्यवादी। पूंजीवादी विचारधारा ये कहती है कि हमने जो पूंजी कमाई है, जो पैसे कमाए हैं, जो धन दौलत कमाई है, वो सब के सब हमने अपने टैलेंट, अपने दिमागी स्तर, हमारी अच्छी योजनाओं से कमाई है। और साम्यवादी विचारधारा ये कहती है कि आपने जो पूंजी कमाई, दिमाग तो अलग बात है, आपने जो पूंजी कमाई है वो सारी की सारी पूंजी हमारे देश में कमाई है, हमारे देश के संसाधनों से कमाई है, उनका संसाधनों का उपयोग करके कमाई है। आप जब तक जिंदा हैं तब तक ये संपत्ति, ये संसाधन आपके हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप नहीं रहेंगे वो सार्वजनिक हो जाने चाहिए। ये साम्यवादी विचारधारा है। मैंने कहा यहाँ पर उस बात की बात आ रही है कि हम क्या करें? उसका पुनर्वितरण करें। ये सरकारें करें, जब वो आदमी नहीं रहे उसके बाद संपत्ति क्या कर दें? पुनर्वितरण कर दें। चलिए, इसके बाद संपत्ति कर के विपरीत विरासत कर का भुगतान मृतक की संपत्ति के बजाय वसीयत प्राप्तकर्ता से किया जाता है। देखिए, मृतक जो मरता है उसकी संपत्ति में से नहीं, जब वो संपत्ति बंटने वाली है तो जो प्राप्त करता है उसमें से उसको संपत्ति कर के विपरीत विरासत कर का भुगतान मृतक की संपत्ति के बजाय वसीयत प्राप्तकर्ता से किया जाता है। अब जो भाई जिनको संपत्ति मिलेगी उनसे उस टैक्स के रूप में उस संपत्ति का हिस्सा लिया जाता है। और ये भी जरूरी नहीं है, सभी देशों में इसकी दरें क्या है? अलग अलग है। यहाँ लिखा है कर की राशि की गणना संपत्ति के निष्पादन द्वारा संपत्ति के विभाजन और वितरण के आधार पर की जाती है। तो ये चल और अचल संपत्ति के आधार पर अलग देशों में अलग अलग तरीके की गणना इसमें होती है। जैसे सर्वाधिक जो विरासत कर है वो कहाँ लगाया जाता है? जापान में। कितना? 55%। और दूसरा सर्वाधिक विरासत कर कहाँ पर? दक्षिणी कोरिया में। और अभी किन किन देशों में ये कर लगाया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। भारत में विरासत कर, जिसे संपत्ति कर शुल्क के रूप में जाना जाता है, भारत में विरासत कर को किस रूप में? संपत्ति कर के रूप में। ये कब? 1953 में से पेश किया गया था और 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, उसने समाप्त कर दिया था। अब आप एक बात को समझ लीजिए, जो पॉलिटिकली बयानबाजी हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कांग्रेस ऐसा कानून लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ने ही इस कानून को खत्म किया था। किसने किया था? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी के सलाहकार थे कौन? पित्रोदा। पित्रोदा वो व्यक्ति, जब राजीव गांधी ये सपना देख रहे थे कि भारत में मैं कंप्यूटर क्रांति लाऊंगा, तो उसके भी जनक जो हैं राजीव गांधी हैं जरूर, लेकिन इस बात की सलाह भी किसने दी थी? पित्रोदा ने दी थी। तो कांग्रेस सरकार ने तो इस कानून को उल्टा बंद किया है। कानून, विरासत कानून के बारे में कांग्रेस अब भी किनारा कर रही है कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, हमने कहीं ऐसी बात नहीं कही। बस पुराने बयानों को आज इस बयान से जोड़ करके बार बार टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है आप लोगों के सामने कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पर देश के सभी निवासियों का बराबर हक है, लेकिन उसमें ज़्यादा हक किसका है? महिलाओं का। उसमें ज़्यादा हक है अल्पसंख्यकों का। उसमें एक बात कही जा रही है कि अंडरलाइन करके ज़्यादा बार कि उन्होंने कह दिया था कि मुसलमानों का देश के संसाधनों पर ज़्यादा हक है। इस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ जोड़ के बार बार पेश किया जा रहा है और लोग गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आप क्या करें? हमें गुमराह नहीं होना, हमें तो परीक्षा देनी है। परीक्षा में क्या आएगा हमें उस पर ध्यान देना है, फालतू की ड्रामेबाजी पर नहीं देना है। मैंने कहा परीक्षा के लिए 5 पॉइंट नोट किए, ये आपको नोट कर लेने डायरी में। इसके बाद मैं अगले पॉइंट पे जा रहा हूँ। देखिए, विरासत कर के बारे में हम पूरे विश्व जगत में देख लेते हैं, जिसमें अमेरिका की बात आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो टैक्स है वो 2 प्रकार से है। एक तो संपत्ति कर। ये संपत्ति कर अमेरिका कितने राज्यों में लगाया जा रहा है? 12 राज्यों में।
और एक है विरासत कर। ये कितने? 6 राज्यों में। कुल राज्य कितने? 50। 50 में से कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ही क्या है? विरासत कर है। कौन कौन से? अब आपसे पूछा जाए तो नंबर 1 आयोवा, नंबर 2 केंटकी, नंबर 3 मैरीलैंड, नंबर 4 नेब्रास्का, नंबर 5 न्यू जर्सी और नंबर 6 पेंसिल्वेनिया। ये 6 राज्य हैं। 6 में से यहाँ ध्यान देना एक बार, आयोवा 2025 में अपने विरासत कर को समाप्त कर देगा। यहाँ ध्यान देना है, आयोवा जो है ये राज्य 2025 तक जो कर है विरासत कर उसे क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। इन पॉइंट्स पर भी ध्यान देना। निम्न 6 राज्यों में निवास करने वाले व्यक्तियों पर ही विरासत कर लगता है, जो लाभार्थी हैं उन पर नहीं लगता वहाँ। दूसरा, अमेरिका में जीवन साथी और धर्मार्थ संगठनों पर भी क्या इस टैक्स में छूट दी गई है। बच्चे और अन्य आश्रितों पर या पोते पोतियों पर भी इस टैक्स में छूट दी गई है। ये बात हमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। भारत के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत के बारे में देखिए, भारत में विरासत टैक्स की कहानी क्या है। पहले से विरासत कर भारत में चल रहा था, अभी तो बंद किया गया। देखिए वर्तमान में भारत में विरासत कर पर कोई टैक्स नहीं है, अभी कोई नहीं है। एक समय भारत में विरासत कर के समान एक ढांचा हुआ करता था। 1953 में विरासत कर जो है संपत्ति के शुल्क के रूप में जाना जाता था। 1963 में विरासत कर पेश किया गया। 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसे खत्म कर दिया था। संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 में क्या नियम था कि किसी के पास जो 1 लाख रुपए की सीमा के साथ विरासत कर था और 20 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियों के मूल्यों पर 5% से 40% तक की प्रगतिशील दरें थीं। यह अचल और चल दोनों संपत्तियों पर लागू होता था, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उत्तराधिकारी को विरासत में मिलती थी। जवाबदेह व्यक्ति की परिभाषा को बदलने, लागू सीमा करने और स्लैब को फिर से परिभाषित करने के लिए संपत्ति शुल्क अधिनियम 1953 में 1958 में संशोधन किया गया। भारत में संपत्ति कर और उपहार कर भी प्रचलित था। देखिए उपहार कर पर हम एक दूसरा नया वीडियो सेशन करेंगे, यहाँ देख लें। संपत्ति कर पर भी दोबारा करेंगे। यहाँ विरासत कर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन विरासत कर से जुड़े हुए 2 कर हैं, संपत्ति कर और विरासत कर। 2015 में संपत्ति कर और 1998 में उपहार कर को खत्म कर दिया गया था। ये बात ध्यान से देखने वाली है, विरासत कर और उपहार कर को लेकर के, तो हमें ये देखना है। इसके बाद में हमने ये देखा भारत में स्थिति क्या है। देखिए भारत में स्थिति को हम ध्यान से देखें। भारत में स्थिति 1985-86, ये बार बार डेट आ रही है, ये याद रखना। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वीपी सिंह। सरकार थी राजीव गांधी। उन्होंने एक बात कही, इन वीपी सिंह जी ने क्या कहा कि वीपी सिंह ने कहा था कि संपत्ति पर कर के 2 अलग अलग कानूनों का अस्तित्व, मृत्यु से पहले संपत्ति कर और मृत्यु के बाद में संपत्ति शुल्क करदाताओं के प्रक्रिया उत्पीड़न के समान है। लग रहा है कि मृत्यु से पहले तो हम संपत्ति कर ले रहे हैं, मृत्यु के बाद में जो उनसे है संपत्ति शुल्क ले रहे हैं, तो ये करदाताओं के प्रक्रियात्मक उत्पीड़न का समान है। उन्होंने यह भी कहा कि संपत्ति शुल्क ने धन के असमान वितरण को कम करने, ये बात ध्यान समझना, उन्होंने ये कहा कि जो संपत्ति शुल्क है, धन के वितरण जो असमान वितरण है उसे कम करने और राज्यों को उनकी विकास योजनाओं के वित्त पोषण में सहायता करने के अपने उद्देश्यों को हासिल नहीं किया है। इसके बाद भारत में विरासत कर को खत्म कर दिया गया। इन दोनों उद्देश्यों को पूरा नहीं किया। आपसे पूछ सकता है ए और आर दे करके, पूछता है ना प्रीलिम्स में, कथन और कारण। तो आपसे पहले में दे दिया कथन, कारण, उद्देश्य पूरे नहीं हो रहे, आर ए की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। पूछे दिसंबर 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी ऐसा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विकसित देशों में अस्पतालों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विरासत कर जैसे कारकों के कारण बड़ी बंदोबस्ती मिलती है, लेकिन भारत में ये टैक्स नहीं है। तो ऐसा नहीं, पित्रोदा ऐसी बात कर रहे थे, यहाँ पित्रोदा के अलावा अरुण जेटली ने भी ये बात कही थी। अब यहाँ में देखना है क्या दलीलें, क्या बातें पेश की जा रही हैं कोर्ट में। देखिए विरासत कर को लेकर के अनुच्छेद बी में एक बात कही गई है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम हितों के लिए सर्वोत्तम हो। राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संसाधनों का, देश की संपत्ति का
वितरण इस प्रकार किया जाए कहीं एक व्यक्ति के पास जमा ना हो, आम हितों को ध्यान में रखा जाए। इस बात की व्याख्या अनुच्छेद 39B में कही गई है। हाल ही में क्या हुआ है, अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट से संविधान के अनुच्छेद 39B की व्याख्या के लिए प्रक्रिया शुरू की है नए सिरे से। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ यह निर्धारित करेगी कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP सरकार को निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों के पुनर्वितरण की अनुमति देता है या नहीं देता है। देखो यहाँ तो कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ इसकी दोबारा से व्याख्या की जाएगी और तब पता चलेगा। विरासत कर में विरासत कर अत्यधिक धनी जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु के बाद सुनिश्चित करता है कि उनकी संपत्तियों के उनके परिवार या लाभार्थी को ही मिलने, साथ ही समाज के अन्य लोगों के कल्याण में भी इसका उपयोग हो सके। ये बात विरासत कर सुनिश्चित करता है। विरासत कर की दरें भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है, मैंने अभी बता दिया था आपको, और कराधान से संबोधित करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों को दर्शाती हैं। इसके लिए आवश्यकता है ऐसी वैश्विक प्रणाली की, कैसी कि जैसे लोग खुद पे ये खुद बात कहते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद, जैसे आपने सुना है अंगदान, अंगदान में क्या करते हैं लोग, मरने से पहले ही फॉर्म भरते हैं, कहते हैं कि जब मैं ना रहूं तो मेरे अंगों का उपयोग सार्वजनिक हितों में किया जा सकता है, इस प्रकार से। तो यहाँ सभी धनी व्यक्ति अपनी इच्छा से समाज के कल्याण के लिए अपनी संपत्तियों और आय के क्या कर दें, भुगतान कर दें, ये बात यहाँ कही गई है। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये आपको लिखने होंगे, तो एक बार ध्यान से देख लेना। इसके बाद वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां इसको लेके फेस कर सकते हैं। अब देखिए बड़ी जो कंपनियां हैं वो टैक्स चोरी करती हैं, तो यहाँ पहला पॉइंट चुनौतियों में धनी व्यक्तियों पर दोहरे कराधान से कर की चोरी की समस्या भी बढ़ जाती है। इससे अधिकतर लोग सेल कंपनियों के माध्यम से कर की चोरी करते हैं। एक वीडियो में सेल कंपनियों भी बनाएंगे, ताकि कई बार आपने राहुल गांधी जी को संसद में बयान देते हुए सुना होगा इन सेल कंपनियों के बारे में, ठीक है। EU टैक्स ऑब्जर्वेशन के अनुसार आयकर से बचने के लिए सेल कंपनियों के लगातार उपयोग के कारण वैश्विक अरबपतियों की प्रभावी कर दरें उनकी संपत्ति के 0 से 0.5% के बराबर होती हैं। वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि अरबपतियों की वैश्विक न्यूनतम कर जो उनकी संपत्ति के 2% के बराबर है, संभावित रूप से सालाना 3000 से कम व्यक्तियों से 250 अरब डॉलर के करीब जुटा सकता है। लेकिन अत्यधिक विरासत कर और संपत्ति कर के कारण ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की रिपोर्ट है कि 2024 के एक नोट में कहा गया कि पिछले दशकों में दुनिया भर में संपत्ति कर दरों में आमतौर पर कॉरपोरेट आयकर दरों में गिरावट सभी आय स्तरों के देश समूहों में एक महत्वपूर्ण घटक है। IMF ने अपने नोट में कहा कि अमीर करदाता अक्सर कुछ पूंजीगत आय की खामियों और तरजीही उपचारों का फायदा उठाकर औसत कर दरों को कम कर देते हैं। और अंतिम 6वीं चुनौती है कि विभिन्न अध्ययनों से यह हमें पता चलता है, आंकड़ों के हवालों से देते हुए IMF ने कहा कि अमेरिका में सबसे धनी 25 व्यक्तियों को केवल 3.25 की प्रभावी औसत कर दर का सालाना जो टैक्स है वो करना पड़ा लगभग, जबकि शीर्ष 400 परिवारों के लिए 9.4% की दरी बताई गई। तो अलग अलग दरें रही। देखिए जो चुनौतियां हैं, आगे की राह में हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि आगे आने वाले वीडियोस में ये सरकारों को लेकर क्या बयानबाजी होती है, नया क्या होता है, उस सब को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोज में हम ये देखेंगे कि वसीयत कर के अलावा उपहार कर, संपत्ति कर, ये दोनों क्या हैं, और सेल कंपनियों पर भी एक वीडियो जारी करेंगे। आप लोग भी इन पूरे कंटेंट को आप लिख लें डायरी में, और पार्ट A के बाद पार्ट B आने तक का वेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।